हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और क्लास 11th फिजिक्स में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में जो चैप्टर में बच्चों पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ में देखेंगे ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया। गति से संबंधित बोल रहा है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें। ऑब्जेक्टिव में अक्सर आप लोग मार खा जाते हैं, मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। इसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों, क्योंकि उस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। पहले आप उस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ो कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। पता चला किसी ने बोल दिया भैया पिंडों के बीच तो आकर्षण बल न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन लगा दिए, ऐसा नहीं होता। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया। इन्होंने कितने नियम दिए, तो 3 नियम दिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ठीक है। पूरा पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं भाई। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। और भाई कितने नियम, तो 3 नियम। अच्छा, ये जो गुरुत्वाकर्षण शब्द है इसको भाई साहब न्यूटन ने दिया है ना। न्यूटन ने बता दिया कि 2 पिंडों के बीच कहीं ना कहीं आकर्षण बल लगता है, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिए। इसके पहले भी कुछ ना कुछ भाई पृष्ठभूमि रहा होगा जिसके आधार पर इन्होंने सोचा होगा। तो इसके पहले भी कोपरनिकस जी थे और उनके पहले भी टालमी जी आए। टालमी ने सबसे पहले बताया कि भाई साहब हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है स्थिर है और उसके चारों ओर जितने भी आकाशीय पिंड है वो घूम रहे, चक्कर लगा रहे। कोपरनिकस ने बताया ऐसा नहीं है। कोपरनिकस ने कहा सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब थोड़ा बहुत आपको इस सिद्धांत को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया। एक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत और एक भूकेंद्रीय सिद्धांत। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई साहब ये जो टालमी थे, ये टालमी साहब थे, इन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारा स्थिर है, पृथ्वी हमारा स्थिर है और इसके चारों ओर जो है वो पिंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो फिर आपसे यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे टालमी ने दिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एल्मागेस्ट। क्या नाम था बच्चों, एल्मागेस्ट। ये उनका पुस्तक था। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि भाई पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह हैं, जो पिंड हैं, वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इनका सिद्धांत परिवर्तित हो गया। हमारे भाई साहब आए निकोलस कोपरनिकस। किसने, निकोलस कोपरनिकस, जो 1543 में पोलैंड के खगोलीय विज्ञानी थे। 1543 में उन्होंने कहा कि टालमी साहब जो सिद्धांत दे गए हैं कि पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों ओर पिंड चक्कर लगा रहा, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि सूर्य स्थिर है, सूर्य के चारों ओर जो हमारा अन्य ग्रह है या हमारा पृथ्वी है वो परिक्रमा करता है। अन्य ग्रह जितने हैं वो भी परिक्रमा करते हैं और जो हमारा भाई पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भूकेंद्रीय सिद्धांत, तो भाई साहब टालमी साहब ने दिए। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो निकोलस कोपरनिकस ने दिया। समझ रहे हो। तो ऐसे सिद्धांत यदि पूछे जाएं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनना चाहिए। इसके बाद ये जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत था बच्चों, इसके लिए टालमी साहब आए, सॉरी टालमी नहीं, गैलीलियो साहब आए, इनका अनुमोदन किए, बिल्कुल सही है। इसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा सूर्य है वो स्थिर है, सूर्य के चारों ओर ग्रह और पृथ्वी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। इसी से संबंधित फिर आ गए हमारे केपलर साहब, और केपलर साहब ने ग्रहों की गति संबंधित नियम दे दिए। क्या बच्चों, केपलर साहब आए और ग्रहों से गति संबंधित नियम दे दिए। चीजें क्लियर है। अच्छा, जब आप कहीं पे खड़े होते हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो यदि आप ऊपर की ओर देखते हैं तो आपको तारे टिमटिमाते हुए रात्र में दिखाई देते हैं, ठीक है। आकाशीय पिंड समझ में आते हैं, ग्रह उपग्रह सब कुछ दिखाई देता है। इस संपूर्ण समायोजन को हम आकाश गंगा कहते हैं। जो दूध की नदी सदृश दिखाई देने वाली आकृति होती है
वो आकाश गंगा कहलाती है। और आकाशीय पिंडों को अध्ययन करने का जो विज्ञान है वो खगोल विज्ञान कहलाता है। लिख लो आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्ट्रोनॉमी। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं आपको बता दूं। एस्ट्रोनॉमी क्या बच्चों? एस्ट्रोनॉमी ये है खगोलीय विज्ञान या खगोल विज्ञान। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। और आकाशगंगा, दुनिया की जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, हम जो आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। तो जो भी संपूर्ण चीजें ऊपर की दिखाई देती है, जो चाहे हम तारामंडल की बात करें, सौर मंडल की बात करें, जो ग्रह उपग्रह पिंड की बात करें, वो सब कुछ आकाशगंगा है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं वो खगोल विज्ञान कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्लियर? तो टॉलमी के बुक का नाम क्या था बच्चों? एल्मागेस्ट, लिख लिया होगा आपने। भू केंद्रित सिद्धांत टॉलमी ने दिया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। ये पृष्ठभूमि आपको तैयार रखना पड़ेगा। चीजें क्लियर? आगे चलते हैं। तो केपलर ने पहला नियम ये बताया कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं सूर्य के परितः दीर्घ प्रत्येक कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसके एक नाभि पर होता है। भाई कोपरनिकस ने ये बताया था, ये क्लियर नहीं बताए थे कि भाई इस प्रत्येक कक्षा पे ही चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है, बाकी जो पिंड ग्रह उपग्रह हैं उनकी चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं, लेकिन सूर्य स्थिर है। अब केपलर साहब आए, उन्हीं के नियम को मॉडिफाई कर दिए। यही चीज तो होता था, मेहनत किसी और ने किया, फायदा किसी और ने उठा लिया। तो जो हमारे केपलर साहब है उन्होंने बोला कि भाई हम जानते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन ग्रह इसके बारे में बताए कि ग्रह जो है उसके वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इनके नाभिक पर होता है, मतलब बीच में। जैसे सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह क्या है? चक्कर लगाते हैं। ये लघु अक्ष कहलाता है, ये दीर्घ अक्ष कहलाता है। ठीक, चलिए दूसरा नियम क्या है केपलर का कि भाई साहब उन्होंने बताया कि जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा तो लगाते ही हैं, गति करते हैं, तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब ये बोला गया कि मान के चलता हूं कि 1 घंटे में ए से बी तक प्रकाश किरणें पहुंच रही हैं, तो ये जो क्षेत्रफल है अगले जो 1 घंटे में जो क्षेत्रफल तय करता है वो उसके बराबर होता है, फिर 1 घंटे में जो क्षेत्रफल तय करेगा वो बराबर होगा। मतलब समान समयांतराल पर जो काल्पनिक रेखाएं हम मिलाते हैं उनका क्षेत्रफल लगभग समान होता है। ये केपलर का द्वितीय नियम है, जिसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। केपलर ने क्या बताया कि सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, बिल्कुल सूर्य से आएगी प्रकाश किरण, पृथ्वी तल तक पहुंचेगी और एक साथ तो हर जगह पहुंच नहीं पाती। आप लोग कभी प्रैक्टिकली देख लेना कि सूर्य की प्रकाश भी जाती हुई नजर आ रही, हाँ यार प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है, समझ रहे हो? तो इसका कारण है पृथ्वी के हर भाग में एक साथ सूर्य की प्रकाश किरणें पहुंच ही नहीं पाती, तो धीरे धीरे करके यदि पहुंच रही, तो यदि किसी ग्रह में पहुंच रही है तो ये बोला गया कि जो भी हम काल्पनिक रेखा यदि खींच दें कि हाँ प्रकाश किरणें यहां से यहां तक 1 घंटे में पहुंची, फिर 1 घंटे में यहां से यहां तक, फिर 1 घंटे में यहां से यहां तक, तो भैया समान यदि समयांतराल है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है लगभग समान होता है। मतलब जो भी काल्पनिक रेखाएं हैं वो जो है समान समांतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कुल मिलाकर के जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं वो समान समांतराल पर समान क्षेत्रफल तय करती है। फिलहाल हम यहाँ पर मान के चले हैं कि ए से बी तक प्रकाश किरण यदि कोई पहुंच रही है तो 5 मिनट में लग रही है, मान लो, तो वही 5 मिनट यदि बी से सी तक लग रही तो इस दोनों का क्षेत्रफल लगभग समान होगा। फिर आगे बोला सी से डी तक पहुंचने में भी 5 मिनट लग रहा तो उसका भी क्षेत्रफल लगभग समान होगा। यही केपलर का द्वितीय नियम है बच्चों। ठीक है, नोट कर लेना थोड़ा सा एक चीज कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी रेखीय चाल न्यूनतम होती है, मतलब थोड़ा सा चाल कम होगा, और इसके विपरीत जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी रेखीय चाल अधिकतम होगी। पास होने से बच्चों उसका आकर्षण बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, जिसके कारण से चाल बढ़ जाती है। बस यही प्रोसेस है। दूर होगा तो आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम है बच्चों तो सिंपल है, आकर्षण कम होने के कारण जो उसका चाल है वो न्यूनतम हो जाता है। समझने की कोशिश करें कि यदि ग्रह सूर्य से दूर है तो भैया वैसे भी आकर्षण कम है,
आकर्षण कम है तो चाल न्यूनतम हो जाती है, लेकिन वहीं पे जब पास में है तो आकर्षण अधिक है तो चाल अधिकतम हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम बताया ये कि भाई साहब जो आवर्तकाल है और जो उसकी माध्य दूरी है इनमें क्या संबंध होता है। तो उन्होंने बताया कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी जितना अधिक होगा समय उतना लगेगा, सिंपल है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वैसे भी हमको पता है, मान लो ये हमारे पास मान लो सूर्य है, इसके चारों ओर कोई ग्रह इस प्रकार से गति कर रहा है और एक और ग्रह है उससे कुछ इतना दूरी पर गति कर रहा है। अब परिक्रमण काल की बात आ जाती है, तो परिक्रमण काल का मतलब ये होता है इसके चारों ओर परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है, एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, जिसे टी से दर्शाते हैं। आप ही बताओ, इसकी माध्य दूरी r है, मतलब मान के चलता हूं कि भाई r है और इसकी माध्य दूरी r2 है, इसको r1 मान के, कौन अधिक है? ये अधिक है, इसमें जो t का मान है वो अधिक होगा। अधिक होगा कि नहीं होगा भैया? इसके t का मान अधिक होगा। कारण है भाई क्या बोला गया, परिक्रमण काल क्या है, पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। परिक्रमण काल ये है बच्चों कि मान लीजिए कोई ग्रह किसी पिंड के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में या दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, तो एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है, एक बार परिक्रमा करेगा जो समय लगेगा बच्चों, उसे हम बोलते हैं उसका परिक्रमण काल। क्या बोलेंगे? परिक्रमण काल। तो एक चक्कर लगाने में जो उसको समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। तो ये बताया गया कि ये दूरी और परिक्रमण काल, मतलब जिसकी माध्य दूरी अधिक होगी उसका परिक्रमण काल भी अधिक होगा। इसलिए बोला गया जो माध्य दूरी का वर्ग है ये t² के समानुपाती है, यानी किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी जितना होगा परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये भैया हमने कहा किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही बच्चों आपका केपलर का तृतीय नियम है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो, ग्रह सूर्य के नजदीक होता है उसका परिक्रमण काल कम होता है, वैसे भी हम जानते हैं कम समय में भाई वो घूम जाएगा, और जो ग्रह सूर्य से दूर है उसका परिक्रमण काल अधिक होगा, उसे अधिक समय लगेगा। ये चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पहले भी मैंने फैक्ट बता दिया कि सूर्य के नजदीक है जल्दी घूम जाएगा, परिक्रमण काल कम लगेगा, समय कम लगेगी, लेकिन वहीं पे जब सूर्य से दूरी अधिक है तो परिक्रमण काल अधिक लगेगा, समय भी अधिक लगेगी। उम्मीद करता हूं बच्चों छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।